हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर जुलाई के। ये यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर होते हैं, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं हैं जो जुलाई महीने में घटित हुई, आज इस वीडियो में हम उन्हीं सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो जो यूपी स्पेशल की क्लासेस हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, उनकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी गई है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के करंट अफेयर मिल जाएँगे। इसके पूर्व देखा जाए तो 2024 की प्लेलिस्ट भी बना के रखी गई है। आप उस प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाके हमारी जो संस्था का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है? और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद आप पूरे मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। और इन वीडियोज़ की पीडीएफ और पीपीटी इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो हमारा अगस्त महीने का पैकेज है, उस पैकेज को आप जॉइन करिएगा और उसी पैकेज में देखा जाए तो परसों ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है? जब ये वीडियो आज मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखा जाए तो आज तारीख है 18 अगस्त। ठीक है? और इसकी पीडीएफ 20 अगस्त को शेयर कर दी जाएगी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो पीडीएफ शेयर की जाएगी जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखा जाए तो अगस्त महीने के पैकेज की ही बेसिकली जानकारी दे देता हूँ। तो करंट अफेयर मासिक पैकेज होता है हमारा। यहाँ पर देखा जाए इस मासिक पैकेज में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, तो डेली वीडियो क्लास मिलती है। ठीक है? प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास दी जाती है। डेली क्लास पीपीटी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो पिक्टोरियल पीपीटी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक? और प्रतिदिन देखा जाए 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना रैंक भी देख सकते हैं। महीने के एंड में पूरे महीने का जो कंपाइल्ड पीडीएफ होता है, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ एक देखा जाए फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये ऐप पर उपलब्ध होता है। आप जाएंगे वहां पर टेस्ट देंगे, बाकायदा अपनी रैंकिंग देखेंगे, अपना स्कोर देखेंगे, विद एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है? और साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ होती है करंट अफेयर की, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर यहाँ पर है नहीं। और ये पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र देखा जाए तो 25 रुपए में। ठीक, सिर्फ 25 रुपए पे करके आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आप जाएंगे, चेक करेंगे तो वहां पर इस पैकेज का लिंक ऊपर दिख जाएगा। ठीक है? और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ये 25 रुपए भी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? जब आप पोर्टल पे जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन खोलेंगे या फिर वेबसाइट पर जाएंगे, तो जब आप बाई नाउ पर क्लिक करते हैं, बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक बॉक्स का ऑप्शन होगा कॉइन का, उस कॉइन पर टिक कर देना। आपके वॉलेट में अगर कॉइन होगा तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पैकेज को 18 रुपये 75 पैसे में, यानी 2 कप चाय से कम मूल्य में भी आप करंट अफेयर का मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मासिक पैकेज ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर उसी पिन कमेंट में दिया हुआ है, पिन कमेंट में हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आप बोलिएगा कि जो करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमको ऐड होना है। ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रतिदिन पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी। पुरानी पीडीएफ जो होंगी यूपी स्पेशल की, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी ग्रुप में मिलेगा सारी चीजें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जुलाई महीने के क्या रहे। यहां पर देखा जाए तो ये करंट अफेयर जो यहाँ पर जुलाई महीने का अलग से लाया जा रहा है, इसकी खास बात ये है कि जो डेली करंट अफेयर होते हैं, कुछ घटनाएं इनमें डेली करंट अफेयर वाली भी हैं। डेली करंट अफेयर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल घटनाएं होती हैं, यूपी स्पेशल वाली जो महत्वपूर्ण न्यूज है, उन न्यूज को भी यहाँ पर समाहित किया जाता है और साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी समाहित किया जाता है। तो चलिए सब पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखें एप्पल के नए सीओओ के बारे में। ठीक, एप्पल के नए सीओओ कौन बने हैं। अब ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखा जाए तो इनका ओरिजिन, ठीक है, इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटीज में। चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को, नाम क्या है इनका, सबीह खान है, परीक्षा में से पूछ सकता है कि एप्पल कंपनी के नए सीईओ यानी सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसको बनाया गया है, सबीह खान को बनाया गया है। ठीक है? ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, नियुक्तियों में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? तो यहां पर आप याद रखिए कि एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं, सबीह खान बने हैं। यहां देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे सबीह खान अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक एप्पल का कमान संभालेंगे। ठीक है? तो आप यहां पर ये याद रखिएगा कि इनका संबंध किस जिले से है। इनका संबंध जो सबीह खान है, सबीह खान
इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध मुरादाबाद से। ठीक, तो ये पॉइंट आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम चर्चा करें भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। अब भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इनका संबंध भी यूपी से ही है। ठीक है, राष्ट्रीय खबरों में हम इन चीजों को चर्चा कर चुके हैं। एप्पल के सीईओ के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और यहां पर देखा जाए भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के बारे में भी देख चुके हैं। लेकिन अब इसको हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य में। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की आस्था पूनिया ने इतिहास रच दिया है। तो यहां पर आप एक चीज ये जानिए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन? इनका नाम है आस्था पूनिया। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। ये बागपत जिले से संबंधित है। ठीक, कहां से? बागपत जिले से इनका संबंध है। चलिए आगे देखें, वह भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आस्था को विशाखापत्तनम स्थित आईएनएस डेगा में आयोजित समारोह में विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया था आस्था पूनिया को। संबंध कहां से इनका? बागपत से। चलिए अगली खबर देखें, गुजरात बना तीसरा राज्य जहां 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशक पूंजीकृत है। जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले हैं ना, उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। ठीक है, अब गुजरात की बात यहां पर हो रही है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो आंकड़ा जो है इसमें यहां पर ये गुजरात तो तीसरा राज्य बन गया जहां पर 1 करोड़ लोग जो है वो पंजीकृत है शेयर मार्केट में। पहले दूसरे स्थान पर कौन से है? तो पहले स्थान पर तो महाराष्ट्र है। ठीक है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है, और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का है। तो यहां पर हम यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो शेयर बाजार में निवेशक हैं उनकी संख्या देखा जाए 1 करोड़ से पार है। और कौन से रैंक पर है उत्तर प्रदेश? तो दूसरे स्थान पर है। चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसमें 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड निवेशकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले देखा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निवेशक कहां पे हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और ये दोनों लोग देखा जाए तीनों राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये तीनों 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। चलिए आगे हम बात करें पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। जो पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, क्या एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट शुरू किया गया है, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रख सकते हैं कि राज्य अगर जो पूछ ले कि देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कहां शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है, तो इसको मेरठ में शुरू किया गया है। कहां पर? मेरठ में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, और यही आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है कि इस कंपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य भारतीय घोड़ों को कुछ विशिष्ट अश्वीय रोगों से मुक्त रखना है, जिससे वे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। साथ ही साथ देखा जाए व्यापार भी इनका अच्छे स्तर पर हो सके। यहां देखा जाए तो यह सुविधा मेरठ के आरबीसी सेंटर और कॉलेज में स्थापित की गई है। तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली अगर पूछे कि भारत का पहला या देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर शुरू किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में शुरू किया गया है, तो मेरठ जिले में शुरू किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगली खबर पे हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें। पॉइंट क्या है, तो उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 8 जुलाई 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, आपको सीधे सीधे टिक कर देना है आंख बंद करके कि मेरठ में उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी। ठीक है, दोनों लोगों की फोटो आपको दिख रही है यहां पर, जयंत चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान। तो उसी के बारे में आगे हम चर्चा करें। यहां देखें तो उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखें तो इनोवेशन हब के द्वारा राज्य के किसानों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसे आप मेंस के पेपर से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एवं एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, ये आप जीएस पेपर 6 में यहां से संबंधित जो पॉइंट है, एग्रीकल्चर में जो सुधार होता है, कृषि सुधार से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, उनमें आप इनका मेंशन कर सकते हैं। सीधे सीधे करना कुछ नहीं होता। जब आप मेंस का पेपर लिख रहे हो तो एक ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जिसको जो कॉमन चीजें होती हैं कि आप क्या करना है, सिंचाई की सुविधा, खाद की सुविधा, बुनियादी सुविधा, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो सारी पॉइंट्स आप लिखते ही लिखते हैं मेंस में। मेंस में अपना जो आंसर है उसको और ज्यादा इनहांस करने का तरीका यही होता है, सिंपल सा, कि आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के बाद छोटा सा आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई उत्तर प्रदेश सरकार की पहल आपको याद आ रही है, तो हेडिंग, या तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, या तो सीधे सीधे जब आप कंक्लूड कर रहे हैं उसी के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा करिए और उस स्पेस में एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में जो पॉइंट आपको लिखना है उस पॉइंट को आप लिख दीजिए। अब फायदा उससे ये होगा कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान सीधे वहीं पर जाएगा कि हाँ ये बॉक्स में कुछ लिखा है, इसको देखते हैं। और बॉक्स जब देखेगा और वहां पर उसको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजीज शोकेस के बारे में यहां पर बताया गया है, तो वो समझ जाएगा कि लड़का जो है ये करंट अफेयर से अपडेट है और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को इसने डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। अगली खबर क्या है? गुजरात प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन और निर्यात में देश में शीर्ष पर है। अब गुजरात के बारे में बात आई है तो गुजरात के बाद देखेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात आएगी तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोसेस्ड आलू होते हैं, प्रोसेस्ड आलू, ठीक, प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में और निर्यात में उत्तर प्रदेश का स्थान, सवाल ये पूछेगा आपसे, प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन और निर्यात में यूपी का स्थान क्या है, ये आपसे सवाल पूछेगा, इसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलो चर्चा करें पॉइंट पर। तो गुजरात ने 2024-25 सीजन में कुल 48.59 लाख टन आलू उत्पादन किया, जिसमें 25% से अधिक प्रोसेस्ड आलू, ठीक है, जैसे वेफर और फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं, जिनसे जो आलू की सबसे बेहतरीन किस्म होती है उससे वेफर और फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं, कंपनियां खरीदती हैं, जैसे केएफसी हो गई, फिर उसके बाद मैकडी हो गई। तो ये सब कंपनियां फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाने के लिए जो प्रोसेस्ड आलू होते हैं ना, उनको खरीदारी उनकी होती है। अब यहां पर देखा जाए 60% प्रोसेस्ड उत्पादन वेफर बनाने में और 40% फ्रेंच फ्राइज बनाने में प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा? सीधे सीधे यही पूछेगा कि प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन और निर्यात में देश में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान गुजरात का है, ये आप जान गए पहले ही। अगर वो पूछे कि दूसरा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यूपी का कौन सा स्थान है, ठीक, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान भी मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सेकंड रैंक है यूपी का। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखें, एआई से लैस होगा यूपी का रोड सेफ्टी मॉडल। उत्तर प्रदेश का जो रोड सेफ्टी मॉडल है ना, इसको अब एआई से करेक्ट किया जाएगा। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल करने जा रही है। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। यहां देखा जाए तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस तरह उत्तर प्रदेश एआई से सड़क सुरक्षा के परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एआई से सड़क सुरक्षा का परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आपको आंख बंद करके अपने उत्तर प्रदेश पर टिक करना है कि यहीं पर देखा जाए एआई से सड़क सुरक्षा का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखा जाए आगे तो इस परियोजना में दुर्घटना की रिपोर्ट, मौसम, वाहन की जानकारी, ड्राइवर का रिकॉर्ड और सड़क के ढांचे से जो जुड़े डेटा होते हैं, इनको मिलाकर एआई मॉडल बनाया जाएगा। ठीक है, एआई मॉडल बनाया जाएगा। बेसिकली क्या होगा कि दुर्घटना की रिपोर्ट पहले से कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटना के आंकड़े क्या है, फिर जो दुर्घटना हुई वो किस प्रकार की है, जो ड्राइवर था ड्राइवर के बारे में जानकारी, उसका रिकॉर्ड क्या था पहले या दुर्घटना में, देखा जाए उसका रिकॉर्ड नाम रहा है या नहीं रहा है, वाहन कौन था, क्या वाहन ऐसा है कि जिससे पहले भी कभी दुर्घटना हुई है, या वाहन के बारे में पूरी जानकारी, सभी चीज को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। सारी चीजें जितनी जानकारियां हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा और इसी पर एक एआई मॉडल बनाया जाएगा और उसी एआई मॉडल का देखा जाए परीक्षण करने वाला
पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। यहां देखा जाए सरकार ने इस परियोजना के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अपना बजट पेश किया गया था उस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था इस सड़क सुरक्षा में एआई के लिए। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण। जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय है इसका लोकार्पण किया गया है, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो आइए चर्चा करते हैं। 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण किया। यह विश्वविद्यालय 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आप में से जिसने भी ठीक यूपी पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा जिसने लिखा है या जिसने पेपर को पीवाईक्यू देखा है, ठीक है, तो उसको एक चीज याद आ गया होगा कि देखा जाए यहां पर जो जीएस पेपर 5 था, जीएस पेपर 5 में आयुष विश्वविद्यालय के बारे में पूछा था। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय के बारे में बताने के लिए पूछा था 2023 में। ठीक है, तो वो सवाल जो था कहां पर अवस्थित है, फिर क्या क्या चीजें होंगी, जो ट्रेडिशनल चीजें तो सबने लिख दी, आयुष के बारे में जो आयुष की डेफिनेशन होती है, फिर उसके बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत क्या कर दिया, इसकी स्थापना गोरखपुर में की जा रही है, कुछ लोगों ने वाराणसी, कुछ लोग लखनऊ, कुछ लोग अलग अलग चीजें लगा के वहां पर टिक करके आए थे। टिक करके क्या लिख के आए थे। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जो महागुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय इसका लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2025 को किया गया। और यह विश्वविद्यालय देखा जाए तो 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यहां पर कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इस विश्वविद्यालय की कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। यहां पर जो चिकित्सा सुविधा होगी, ठीक है, चिकित्सा सुविधा कौन कौन सी उपलब्ध होगी? आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा और सोवा रिंगपा, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनसे चिकित्सा संपन्न की जाएगी। अब यहां पर देखा जाए जो ये विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय से 98 आयुष कॉलेज संबद्ध होंगे। साथ ही साथ देखा जाए प्रतिवर्ष 2.5 लाख से 3 लाख मरीजों का उपचार यहां पर किया जाएगा। 10 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना इस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? बेसिकली गोल क्या है? गोल ये है कि औषधीय निर्माण और मरीजों के इलाज में भारत को आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाया जाए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये पूरा विश्वविद्यालय जो आयुष विश्वविद्यालय है वो कार्य करेगा। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? ये जरूर याद रखना, गोरखपुर में अवस्थित है। चलिए आगे देखें, साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए साइबर कमांडो, साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए साइबर कमांडो, देखा जाए तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है और आईआईटी कानपुर समेत 8 बड़े संस्थानों में इन साइबर कमांडो ने ट्रेनिंग ली है। ठीक है, चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 15 पुलिस कर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा या प्रशिक्षित किया जा चुका है। यहां पर देखा जाए चर्चा करें तो यह प्रशिक्षण आईआईटी कानपुर, आईआईटी रायपुर, आरआरयू और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सहित 8 संस्थानों में होगा, जिसका नेतृत्व इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको आप I4C कहते हैं, ठीक, I4C कहते हैं, इसके द्वारा किया जाएगा। यहां हम बात करें तो इन कमांडो का कार्य क्या होगा? इन कमांडो का कार्य साइबर अपराध पीड़ितों को सहायता देना, अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी में मदद करना, साइबर विवेचकों को प्रशिक्षण देना और राज्य स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना इनका मुख्य कार्य होगा। जो ये कमांडो बनाए जाएंगे, इन कमांडो का जो मेन कार्य यही होगा कि जो भी साइबर सुरक्षा है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, क्या क्या कदम उठाए जाए, किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, जो अन्य उनके सहयोगी हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इन सारी चीजों पर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये जो साइबर कमांडो है इनको तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखें, संस्कृति यूपी ऐप के जरिए कलाकार पंजीकरण अभियान। ठीक, अब यहां पर संस्कृति यूपी ऐप के जरिए कलाकार पंजीकरण अभियान, ये देखा जाए तो न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृति यूपी ऐप के जरिए कलाकार पंजीकरण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो कला का संरक्षण, संवर्धन और प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, तो संस्कृति यूपी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो संस्कृति यूपी ऐप है बेसिकली किस लिए कार्य करेगा, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ये उद्देश्य आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कथन में आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है कला का संरक्षण,
संवर्धन और प्रस्तुतिकरण करना। यहां पर देखा जाए तो इसमें शास्त्रीय, लोक नृत्य, नाटक, संगीत आदि के कलाकार व विद्यार्थी पंजीकरण करा सकते हैं। इससे कलाकारों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रस्तुति के अवसर, डिजिटल भुगतान सुविधा और सांस्कृतिक योजनाओं में जोड़ने का लाभ भी मिलेगा। बेसिकली होगा क्या, जो ये संस्कृति यूपी ऐप है, इस पर जब कोई कलाकार खुद को रजिस्टर्ड कर लेगा तो वहां पर अगर जो किसी को चाहिए कि हाँ भैया हमको कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई संस्था है वो चाहती है कि हमको कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करवाना है जहां पर वो कुछ विशिष्ट कलाकारों को, किसी क्षेत्र से जुड़े हुए विशिष्ट कलाकारों को बुलाना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन में देखा जाए जो मतलब देखा जाए तो पुरस्कार राशि जो होती है इत्यादि देने के लिए तो डिजिटल देखा जाए, डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान भी उनको मिलेगी। प्रस्तुति करने के अवसर जो होंगे उनके पास और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन्हीं सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृति यूपी, ठीक है, संस्कृति यूपी ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखें, आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ। अब ये आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहां पर और किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो फेसबुक पोस्ट था, उसी फेसबुक पोस्ट से इसको लिया गया है। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ 4 जुलाई 2025 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया इसका शुभारंभ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां पर? लखनऊ में जो अवध शिल्पग्राम है वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ और 4 जुलाई 2025 को उद्घाटन किया गया था। देखा जाए तो इस अवसर पर कृषि मंत्री व उद्यान विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। महोत्सव में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य आम उत्पादकों और खरीदारों को एक मंच पर लाना था। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश में 27 IMLC क्लस्टर योजना का शुभारंभ। ये 27 IMLC क्लस्टर योजना जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर योजना का शुभारंभ किया है। यहां पर चर्चा करें तो ये क्लस्टर 26 जिलों में 13,240 एकड़ भूमि में स्थापित होंगे। परियोजना का उद्देश्य 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब विकसित कर राज्य में औद्योगिक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करें। देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क, ये देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क कहां पर बनाया जाएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क कहां पर बनेगा। तो लखनऊ के मलिहाबाद में, मलिहाबादी आम आपने सुना होगा, मलिहाबादी आम, मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, लखनऊ में पड़ता है। ये जंगली एरिया है, लखनऊ में अवस्थित देखा जाए तो एक जंगली क्षेत्र है मलिहाबाद। यहां पर देखें तो लखनऊ के मलिहाबाद में देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क बनाया जाएगा जिसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका विकास LDA के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा और वसंत कुंज योजना के अंतर्गत इसका विकास किया जाएगा। वसंत कुंज योजना के अंतर्गत मलिहाबाद में देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा मैंगो पार्क लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। यहां पर देखें तो इसका उद्देश्य 700 प्लस देसी विदेशी विलुप्त आम प्रजातियों का संरक्षण करना है। इस मैंगो पार्क का मुख्य उद्देश्य यही है कि 700 से ज्यादा जो देसी विदेशी तथा विलुप्त प्रजातियां हैं उनके जो आम होते हैं उनका संरक्षण किया जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। इस मैंगो पार्क की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, किस थीम पर बनेगा ये, तो अट्रैक्टिव व एजुकेशनल आधारित अनुभव केंद्र के थीम पर इसका निर्माण किया जाएगा। संरचना कैसे होगी, तो यहां पर देखा जाए आम के इतिहास के बारे में, किस्मों के बारे में, वैज्ञानिक महत्व के बारे में, उपयोग इत्यादि पर आधारित मैंगो म्यूजियम यहां पर होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए मुख्य आकर्षण क्या होगा, देखा जाए तो मुख्य आकर्षण जैसा ही मैंगो पार्क है तो मैंगो पार्क में देखा जाए जो वहां के लॉन होंगे, टर्न होंगे, उनका नाम आम की प्रजातियों के नाम पर रखा जाएगा। जैसे दशहरी गेट होगा, लंगड़ा लेन होगा, तोतापुरी टर्न होगा, अल्फांसो एवेन्यू होगा। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आमों के नाम पर उनके सेक्शन होंगे, अन्य महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पर उपस्थित होंगे। विशेषता क्या होगी कि देश का पहला SG मैंगो थीम डेस्टिनेशन ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि देश का पहला SG मैंगो थीम डेस्टिनेशन कौन सा, मैंगो म्यूजियम पार्क मलिहाबाद लखनऊ का। अब उद्देश्य क्या है देखा जाए, ठीक,
तो पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और स्वाद का समन्वय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ प्रमुख प्रजातियां देख लेते हैं, आम की कुछ प्रमुख प्रजातियां व उसके क्षेत्र। अब इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपके परीक्षा के लिए देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। कौन सा आम किस क्षेत्र में पाया जाता है, मिलान करने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दशहरी आम देखा जाए तो मलिहाबाद का फेमस है, लंगड़ा आम वाराणसी का फेमस है, चौसा जो है वो हरदोई, गाजीपुर और बिहार में फेमस है, प्रसिद्ध है। उसी प्रकार देखें जो तोतापुरी आम होता है ये दक्षिण भारत में होता है, कैसर जो होता है ये गुजरात में होता है, अल्फांसो जो होता है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का फेमस है। नीला देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का फेमस है, नीला आम आंध्र प्रदेश का। मालदा आम देखा जाए तो बंगाल का फेमस है। सफेदा जो है ये झारखंड और यूपी में होता है। सिंधुरी आम ये मध्य प्रदेश में होता है। नूरजहां आम का जो किस्म है ये मध्य प्रदेश का फेमस है। बॉम्बे ग्रीन ये कहाँ की प्रमुख आम की किस्म है, मुंबई की है। आम्रपाली देखा जाए तो उड़ीसा, समर बहिस्ता यूपी का, और हिमसागर देखा जाए तो दक्षिण भारत की प्रमुख किस्म है आम की। ठीक है, तो ये कुछ आम की प्रमुख किस्मों के बारे में दिया हुआ है। और भविष्य में देखा जाए आपसे यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरओ की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें आम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट किस्म है उसको पूछा जाएगा। ठीक है, और जो फलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख आंकड़े होते हैं इनको आप इनको याद रखा करिए, ये सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी आरओ में देख लीजिए, पूछा था कि उत्पादन में प्रथम कौन है, आम या केला। अब कुछ लोग उस पर भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, हालांकि आप आपत्ति दर्ज कराएं, लेकिन ऑप्शन आयोग ने केला माना था। जो सेकंड एस्टिमेट के अनुसार देखा जाए, जो कृषि मंत्रालय का सेकंड एस्टिमेट था उसके अनुसार सही भी है। ठीक है, केला जो था, केला ये शीर्ष उत्पादक है, इसका उत्पादन देखा जाए तो शीर्ष है। आप सोर्स चाहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है केला शीर्ष पर है, आप जाइए दृष्टि मैगजीन आपने पढ़ी होगी, पेज नंबर 114। ठीक, पेज नंबर 114 ओपन करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 114 ओपन करिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए आगे देखें, कथक नृत्यांगना कुमकुम अधिकारी का 5 जुलाई 2025 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब यहाँ इनके बारे में चर्चा कर लेते तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमकुम अधिकारी का 5 जुलाई 2025 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में कथक सीखना शुरू किया था और पंडित शंभू महाराज, विक्रम सिंह, लच्छू महाराज से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यानी कि पंडित शंभू महाराज, विक्रम सिंह और लच्छू महाराज की शिष्या थी कौन, कुमकुम अधिकारी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उनकी शैली लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने में प्रशिक्षण का मिश्रण था। देखा जाए तो उन्होंने लच्छू महाराज बेलो सेंटर की स्थापना कर सन 2000 से अधिक, यहां पर देखा जाए स्थापना कर 2000 से अधिक विद्यार्थियों को कथक में प्रशिक्षण भी दिया है। ठीक है, कुमकुम अधिकारी को रेखा, सितारा देवी और श्रीदेवी को लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त था। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। सर्वाधिक 37.21 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक 37.21 करोड़ पौधे रोपण का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। हर साल यह रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। और इसी तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो वन स्थिति रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जो वनों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फैक्ट क्या है। इससे संबंधित जो वृक्षारोपण था, पौधारोपण या वृक्षारोपण जो आप कहें, अभियान से संबंधित एक पेड़ मां के नाम 2.0 स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई 2025 को एक दिन में सर्वाधिक 37.21 करोड़ पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। यह उपलब्धि एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत हासिल की गई। किस अभियान के तहत? एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत यह उपलब्धि हासिल की गई है। कितने पौधे लगाए गए, ये डाटा एग्जैक्ट याद रखिएगा, 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। यूपी पीसीएस डाटा पूछना स्टार्ट कर चुका है बिहार की तरह। यहां देखा जाए तो अभियान में बरगद, नीम, पीपल जैसे पर्यावरण हितैषी पौधे लगाए गए हैं। कुछ मुख्य पहल भी यहां पर आयोजित किए गए। क्या पहल था? अयोध्या में 7 किसानों को कार्बन फाइनेंसिंग के तहत वन क्रेडिट वितरण किया गया। कितने किसानों को? 7 किसानों को वन क्रेडिट वितरण किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका वन क्रेडिट का? तो पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र में वृद्धि और जलवायु में संतुलन स्थापित करना इस वन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो 7 किसानों को प्रदान किया गया। कहां के? अयोध्या में। चलिए आगे देखें। धार्मिक मेलों में श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर खर्च तय करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहां पर देखा जाए जो संख्या होगी श्रद्धालुओं की संख्या की, किसी मेले में कोई मेला आयोजित किया जा रहा है तो वहां पर आने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर आने वालों की संख्या 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है तो 25 लाख से 50 लाख तक सरकार व्यय करेगी। अगर आने वालों की संख्या 10 से 20 लाख तक है तो 50 लाख से 75 लाख तक व्यय करेगी। अगर वहीं आने वालों की संख्या 20 लाख से 40 लाख के बीच हो जाती है
तो 75 लाख से 1 करोड़ तक व्यय करेगी सरकार, और 40 लाख से 60 लाख के बीच होती है तो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए, और 60 लाख से अधिक हो जाती है जब श्रद्धालुओं की संख्या, तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक सरकार व्यय करेगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के धार्मिक मेलों में श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर सरकारी खर्च तय किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार इस पे खर्च करेगी, हालांकि केंद्र सरकार जो विशिष्ट आयोजन होते हैं उनमें खर्च करती है वो अलग है। ठीक है, उसके लिए जो बजटीय आवंटन होता है वो अलग होता है, जैसे महाकुंभ। चलिए चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम 5 लाख श्रद्धालु आने पर खर्च का प्रावधान होगा। ठीक है, अगर कोई मेला है वहां पर न्यूनतम 5 लाख श्रद्धालु आते हैं तो उस जो मेला है उस मेले का खर्च जो होगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, जो देखा जाए 25 लाख से शुरू होकर 1.5 करोड़ तक जाएगा। यहां पर देखा जाए 1.5 करोड़ तक जाएगा। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका प्रबंधन नगर विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। मेले का जो प्रबंधन होगा वो नगर विकास विभाग के द्वारा मेले का प्रबंधन किया जाएगा। यहां आगे हम चर्चा करें तो प्रमुख धार्मिक मेलों में प्रयागराज का कुंभ व माघ मेला, अयोध्या में रामनवमी मेला, वाराणसी में देव दिवाली मेला और सावन मेला, गोरखपुर में विश्वनाथ मेला। ठीक है, गोरखपुर में देखा जाए बेसिकली जो खिचड़ी मेला लगता है, गोरखपुर का जो खिचड़ी मेला है उसमें भी देखा जाए तो 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं अगर उस मेले में, तो जो मेले का वाहन है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। 25 लाख से 1.5 करोड़ तक का यहाँ पर वाहन हो सकता है। चलिए आगे हम बात करें, नेशनल ओडीओपी में उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो नेशनल ओडीओपी अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को जिला श्रेणी में, ठीक है, जो जिला श्रेणी एग्रीकल्चर का जिला श्रेणी था उसमें देखा जाए तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जिला श्रेणी एग्रीकल्चर का था उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है, काला नमक चावल को मिला है। यह सम्मान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया। पूरे देश में 587 जिलों के 641 आवेदनों में से यूपी को केवल सिद्धार्थनगर का ही चयन हुआ। यहां पर देखा जाए पूरे देश के 587 जिलों में 641 आवेदन किए थे। ठीक है, उनमें से उत्तर प्रदेश के केवल सिद्धार्थनगर का ही चयन हो सका। काला नमक चावल को 2018 में ओडीओपी में शामिल किया गया था जब इसका क्षेत्रफल 18,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर कितना हो गया, 25,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो उत्तर प्रदेश में ग्राम ऊर्जा मॉडल की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में ग्राम ऊर्जा मॉडल की शुरुआत यहां पर देखें तो ये देखा जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। चर्चा कर लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए ग्राम ऊर्जा मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रोजगार को बढ़ाना है। इस योजना से घरेलू एलपीजी खपत में 70% तक कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर जैविक खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इसे मनरेगा से जोड़ा जाएगा, इसे मनरेगा से जोड़ा गया है, जिसके तहत किसानों को घरों व खेतों के पास बायोगैस यूनिट और पशु शेड बनाए जाएंगे। यहां पर एक पॉइंट यह भी आप याद रख सकते हैं कि गोबर से बायोगैस और जैविक खाद तैयार होगी, जिसे बेचकर किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जो किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य है उसमें भी ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन पॉइंट्स का आप कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, इसको आप मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। जो ग्रामीण विकास से संबंधित पॉइंट यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम ऊर्जा मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और इसके प्रमुख जो प्रावधान है उसको एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी। चलिए आगे देखें, लखनऊ में बनेगा डीआरडीओ का डिटेक्शन, ठीक, डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर। डीआरडीओ का जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। चर्चा कर लेते हैं, यहां पर देखें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। लखनऊ के डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया में डीआरडीओ आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगा। यहां पर चर्चा कर लें तो यह केंद्र सरोजनी नगर तहसील भटौली में 10 हेक्टेयर भूमि पर ₹1 वार्षिक लीज पर बनेगा, जिसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए होगी। चर्चा कर ले तो उद्देश्य सेमीकंडक्टर आधारित आईआर डिटेक्टर और ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना में देखा जाए तो 500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए कि डीआरडीओ का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, लखनऊ जिले में स्थापित किया जाएगा। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने करंट अफेयर अभी तक हमने पढ़े जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट,
उन्हीं स्लाइड्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सवाल क्या है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कंठ, आस्था पूनिया, अवनी चतुर्वेदी या हिना जैसवानी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना जिसने 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों का आंकड़ा पार किया? पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य या चौथा राज्य? क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया गया है? कानपुर, पटियाला, मेरठ या भोपाल? क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4 है, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय? कहां पर हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एप्पल कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी या सीओओ कौन बने हैं? टिम कुक, सबीर खान, सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा? क्वेश्चन नंबर 6 है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में साइबर कमांडो पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के लिए, साइबर अपराधों से निपटने हेतु, रक्षा तकनीकी विकसित करने हेतु या कृषि क्षेत्र में तकनीकी अपनाने हेतु? 8वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 37.21 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड अभियान बनाया गया है, किस के तहत बनाया गया ये आप बताएं? हरित क्रांति मिशन के तहत, एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के तहत, स्वच्छ वन स्वस्थ जीवन के तहत या जल जीवन हरियाली अभियान के तहत? ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे इस सेशन में 8 सवाल पूछे हैं। इन 8 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आप वीडियो पे आपके जो फीडबैक है उनको लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी किया करें। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।